हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित सर आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा। रसायन विज्ञान को पढ़ाने के लिए मैं सर्वप्रथम 3 चरणों पे बताऊँगा। एक तो सबसे पहले चैप्टर का पूरा विस्तार से ज्ञान दूंगा नोट्स सहित और समझाने के साथ साथ। दूसरा, प्रत्येक एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तीसरा टाइम आएगा कि इनके कुछ सालों के पेपर था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व किया जाएगा हमारे द्वारा। यह आज से मेरा पहला वीडियो लॉन्च होगा, जो कि हम केमिस्ट्री के सेकेंड बुक का ऑर्गेनिक पोर्शन आता है उसके द्वारा पढ़ाएंगे हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरीन्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन की बात कर दूँ तो केमिस्ट्री क्या होता है, कि केमिस्ट्री की बात करूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री किसकी बात करो, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। यदि मैं केमिस्ट्री मतलब क्या, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हम बोलेंगे क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किन्हीं पदार्थों का संगठन एवं उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं कि पदार्थों का संगठन एवं उनके गुणों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में मैं बात कर दूं कि जैसे चॉक लेते हैं, जो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं हम लोग, ब्लैक बोर्ड में। चाक का जो सूत्र होता है कि चाक किस प्रकार से बनाओ, तो चाक का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि पदार्थों का संगठन, जो हमारा चाक पदार्थ है उसका संगठन कैसे हुआ, अर्थात जो संगठन हुआ वह कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन अणुओं या परमाणु से मिल करके, तथा उनके गुणधर्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के पढ़ते हैं। एक हम फिजिकल गुणधर्म पढ़ते हैं, भौतिक गुणधर्म, और दूसरा पढ़ते हैं केमिकल गुणधर्म। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक गुणधर्म। तो ये हमारा केमिस्ट्री का होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन एवं उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे चॉक एक पदार्थ है, उसका संगठन, कि जो चॉक पदार्थ है उसका संगठन किससे हुआ, कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। कैल्शियम का 1 अणु, कार्बन का 1 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर के चॉक बना है। तो यह एक पदार्थ का संगठन हुआ। इनके गुणधर्म मतलब इसका भौतिक गुण क्या होगा और इनका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये इनके गुणधर्म होते हैं। भौतिक गुण का मतलब हम कहेंगे कि चॉक, क्या कहेंगे भौतिक गुण में बता देंगे कि चॉक देखने में सफ़ेद होती है, ठोस होती है, टेस्टलेस होती है, कोई स्वाद नहीं होता है, इनका एक अपना कोई ना कोई आकार होता है। ये सब चीज़ें क्या है, भौतिक गुण। भौतिक मतलब वे जो बाहर देखकर हम उनको बता दें। रासायनिक गुण या गुणधर्म बोलेंगे, रासायनिक गुणधर्म मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को किसी से अभिक्रिया करा दी जाए, पानी मिला दिया जाए, तो इसका क्या परिवर्तन होगा, वह हमारा रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। अब यदि बात करें तो मोस्टली जो मेन केमिस्ट्री की जो ब्रांच होती हैं, केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो मेनली हम लोग पढ़ते हैं यहाँ तक 3 प्रकार की। एक पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पोर्शन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन,
और ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। ये 3 प्रकार के हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के या रसायन विज्ञान की ब्रांच हैं, जो कि फिजिकल और कार्बनिक रसायन। तो मैं ये तीनों पोर्शन आपके इंटर में हैं। जो ये आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी फर्स्ट बुक है, और जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी सेकेंड बुक है। कौन सी बुक? सेकेंड बुक है। तो मैं आपको स्टार्ट करूँगा सेकेंड बुक से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे वह उतना ही मजबूत और वह उतनी ही आसान विषय में आता है। ऐसे बहुत लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करता है कि बहुत टिपिकल होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकली बार बार प्रैक्टिकली मतलब पढ़ना पड़ता है या उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और समझना पड़ता है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं तो वो याद कर ली जाती हैं। साइंस में तो सब कुछ है, कुछ याद करना, कुछ समझना है, प्रैक्टिकली करना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसीलिए पहले बताता हूँ कि इनमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा होंगी। रिएक्शन और क्रियाविधि ज़्यादा होने के कारण इसको हम पहले पढ़ाते हैं कि पेपर तक ये 2-3 टाइम इसको रिवीजन किया जा सके, इसलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ाता हूँ। तो अब मैं आपको स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि यह आपके इंटर सिलेबस का सेकेंड बुक है। कौन सी बुक है? सेकेंड बुक है, जिसे बोलते हैं कार्बनिक रासायनिक विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान। अब यदि हम इसकी परिभाषा की बात करूं, तो मैं परिभाषा की बात करूं तो रसायन विज्ञान की परिभाषा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? परिभाषा की। अभी मैं चैप्टर पे नहीं आया, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। अब इसकी परिभाषा की बात करूं तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा इनके व्युत्पन्नों जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलाइड ग्रुप। हाइलाइड का मतलब एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पढ़ते हैं। हाइलाइड ग्रुप का अध्ययन करते हैं वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हमें बस ये देखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा की बात करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके व्युत्पन्न का मतलब जैसे हाइड्रोजन की पढ़ेंगे, नाइट्रोजन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे, और ये एक्स है हाइलाइड ग्रुप जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। हाइलाइड ग्रुप जो होता है वह आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक का 5वां वर्ग या ए का 7वां वर्ग या आवर्त सारणी का 17वें वर्ग को हाइलाइड ग्रुप बोलते हैं, का अध्ययन करते हैं तो वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है।
तो हम लोग किसका करेंगे, इसमें कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन। ये सब क्या कहलाते हैं, इन सब के अध्ययन करने पर वह कहलाता है कि कार्बनिक रसायन का अध्ययन कर रहे हैं। तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा पता चली, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके व्युत्पन्न जैसे का अध्ययन करते हैं, तो वह कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब मैं पर्टिकुलर चैप्टर आने से पहले इनके गुणधर्म, मतलब जैसे ये कार्बन तत्व हो गया, हाइड्रोजन तत्व हो गया, नाइट्रोजन तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया और हाइलाइट तत्व हैं, इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी बताते हैं। तब हम चैप्टर पे जाते हैं कि चैप्टर पे आने पे ये ना रह जाए कि अभी इनकी हमको जनरल प्रॉपर्टी नहीं पता। तो हम कुछ जनरल प्रॉपर्टी जानना चाहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के। तो मैं बात करूं इनकी जनरल प्रॉपर्टी की, तो ये मान लीजिए हमने इधर क्या लिख दिया कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलाइट मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके क्या हैं कि इनके तत्व हैं। इन तत्वों को हम क्या करेंगे कि गुण में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गुण इनका देखते हैं। यदि सबसे पहले मैं गुण की बात कर दूं, पहला गुण जो होगा वो, यदि हम इनकी बात करूं परमाणु क्रमांक की, किसकी बात करूं, परमाणु क्रमांक, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, हाइलाइट ग्रुप का यदि फ्लोरीन हुआ, यदि फ्लोरीन तो 9, क्लोरीन तो 17, इस प्रकार से इनका होता है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक के बाद यदि हम इनकी बात कर दूं कि इसका जो परमाणु क्रमांक के बाद इनकी मैं बात कर दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए अब मैं ये समझ रहा हूँ कि कोष आप समझ रहे होंगे। जो कोष होते हैं वो 4 प्रकार के पढ़ते हैं, के कोष, ठीक है, एल कोष, एम कोष, एन कोष और के, एल, एम और एन कोष पढ़ते हैं 4 प्रकार के, जिसमें के कोष में 1, एल में 2, एम में 3 और एन में 3 उपकोष होते हैं। अब कोषों की संख्या की बात करूं तो इसका जो कोषों की संख्या के इलेक्ट्रॉन पे याद करूं तो ये 2 और 4 में टूटता है। हाइड्रोजन 1 है तो 1 में। इसके नाइट्रोजन की बात करूं तो 2 और 5 में जाता है। ऑक्सीजन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और जो फ्लोरीन वर्ग के होते हैं वो 2 और 7 होते हैं। यदि हम उपकोष के आधार पर, तीसरा क्या कह दूँ कि उपकोष के आधार पर, उपकोष पर हम यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमें पता है 1s2, 2s2, 2p2 ये होता है। हाइड्रोजन का करेंगे तो 1s2, यदि नाइट्रोजन का कर रहे हैं तो 1s2, 2s2, 2p3। यदि हम ऑक्सीजन का करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p4। और यदि हम फ्लोरीन का करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p5। अब इस प्रकार से ये हमारा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब यदि हम इनकी वैलेंसी की बात करूं, चौथी की बात कर दूं कि संयोजकता क्या होगा, क्या होगा इनका प्रत्येक का संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है। तो पहले मैं वैलेंसी की बात कर दूं तो वैलेंसी की परिभाषा करूं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। किसी भी कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कोष में देखो 4 है और 4 में क्या बटा हुआ 2s, 2p। यदि s की बात करूँ तो ये s में जाता है और ये p में जाता है। तो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है,
उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, या किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ तो वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ये कैसा है? युग्म है, पेयर है। और ये कैसा है? अयुग्म है, अनपेयर्ड है। कैसा है? अनपेयर्ड है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, और फ्लोरीन की या हाइलाइट ग्रुप की संयोजकता जो होती है वो 1 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर निकालते हैं। ये हमें आशा है कि आप लोगों को इसका संयोजकता निकालने को आता होगा, और यदि नहीं आता है तो हमारे कमेंट पे आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके मांगी हुई रिक्वायरमेंट के आधार पर वीडियो लॉन्च किया जाएगा। और प्रत्येक वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, और लाइक करिएगा। तो हम लोग संयोजकता होते कि यदि नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसकी एक वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग एक LDS बनाते हैं, लुईस डॉट सिंबल। क्या बनाते हैं? LDS बोलते हैं। LDS का मतलब होता है लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल का मतलब जो होता है कि कार्बन के अयुग्मित या कार्बन के उपकोषों के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, बाह्य उपकोषों के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। अब इसमें बाह्य उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग नियमतः पहले क्या करते हैं कि चारों कोनों पर 1-1 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब उसी प्रकार से यदि नाइट्रोजन के पास देखो तो नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोष में 5 है, तो पहले चारों कोनों पर 1-1 इलेक्ट्रॉन रखें। उसके बाद यदि और आ रहा तो उसको हम पेयर करना शुरू कर दें। ये हो गया। इसी प्रकार से यदि ऑक्सीजन की बात करूँ तो 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गए, एक 5 हो गए और एक क्या हो गया? 6 हो गया। अब इसमें बात कर दूँ हाइलाइट ग्रुप में, तो इसका 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो इस हिसाब से जो पेयर आ गए वो पेयर बॉन्ड में है, और जो 1-1 में है वो अनपेयर्ड है। और जो संयोजकता आती है वो क्या होती है? बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 थे। बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं? 1 2 3, मतलब जो सिंगल के रूप में है वो अयुग्मित। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। इस आधार पर हम लोग इसकी वैलेंसी निकालते हैं। अब यदि मैं बॉन्ड बात करूं कि जो बॉन्ड बनाने की परिस्थितियां होती हैं, या हम कहूँ कि जो बॉन्ड बनेगा, तो जो बॉन्ड बनता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने होंगे वह उतने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, या कहे कि ऊर्जा। और यदि और बॉन्ड बनाएगा उसके बाह्यतम कोष में तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो मैं बॉन्ड बनाने की बात करूं तो कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है, तो वह 4 बॉन्डों से कार्बन जुड़ सकता है। अब 4 बॉन्ड में कार्बन जुड़ने की इनकी कुछ परिस्थितियां देखो कैसे। एक तो कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है, या हम दूसरी बात कर दें, कार्बन 1 डबल बॉन्ड कर दें और 1 सिंगल बॉन्ड कर दें, तब भी देखिए 2 क्या हो गए? 4 ही बॉन्ड है, 2 ये हैं और 1 ये हैं। या मैं बात कर दूं कि कार्बन दोनों तरफ क्या करे? 2-2 बॉन्ड से जोड़ दें। इधर भी देखिए 2 बॉन्ड, इधर भी 2 बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्डों से जुड़ गया ना। 4 बॉन्ड में सबसे जुड़ेगा। या फिर मैं एक और कंडीशन ला दूं, कार्बन एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड कर दूं और एक तरफ सिंगल बॉन्ड कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा कि 4 कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्डों से जुड़ेगा। लेकिन 4 बॉन्डों के साथ साथ जुड़ने का इसकी कंडीशन भी 4 है कि या तो कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़े, या कार्बन क्या करेगा? एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए, तब भी 4 बॉन्ड है। या फिर कार्बन की दोनों तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, तब भी इसकी 4 वैलेंसी है। और या फिर कार्बन एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड से और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए, तब
तब भी 4 वैलेंसी। मतलब कार्बन किसी अन्य पदार्थ के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो इन 4 में से कोई एक फॉर्म को लागू कर सकता है। अब हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह केवल एक बॉन्ड बनाएगा, वह किसी के साथ जुड़ेगा तो वो सिंगल बॉन्ड में ही जुड़ेगा। यदि हाइड्रोजन के पास सिंगल के अलावा डबल बॉन्ड दिख गया तो वह क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन परमाणु के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक कैसा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मोस्टली एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, ऐसे नॉर्मल अवस्था। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड कर दे, तब भी 3 हो जाएगा। या फिर जो हमारा नाइट्रोजन है वह क्या करे कि सीधा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए, तब भी क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड हो जाए। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, या तो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, या तो फिर डबल और सिंगल, या तो ट्रिपल। इसी प्रकार से यदि हम ऑक्सीजन पे देखें तो ऑक्सीजन पे देखिए 2 पेयर है, एक ये और एक ये पेयर है और 2 अनपेयर हैं। तो सदैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, तो हमने ये 2 पेयर लिख दिया। इसके बाद एक ये बॉन्ड बना दिया, एक ये बॉन्ड बना दिया, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन सीधा क्या करे कि 2 डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, तब भी वो क्या करेगा, 2 बॉन्ड से जुड़ा है, ये देखिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से हाइलाइट के पास ये 3 हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर्ड वही बॉन्ड बनाता है। तो जो ये हमारी कंडीशन दिख रही है कि परमाणु क्रमांक इसका इतना होता है, कोषों की संख्या 2, 4, 6 इतनी होती है, उपकोष जो इस प्रकार से बटे हैं, संयोजकता इस प्रकार से, एलडीएस हमने इस प्रकार से डाट करके निकाला। अब मेन चीज़ हमारा बताने का ये था कि यह जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलाइट ग्रुप हैं, ये किस प्रकार से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। तो कार्बन जो होगा वो चारों सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन जो होगा सेकेंड कार्बन या तो एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। इस प्रकार से हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया है कि किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ऐसे इंट्रोडक्शन बहुत है, वो कभी वीडियो मिलता रहेगा, आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन दबाते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब मेरा ये थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया ऑर्गेनिक के इन तत्वों का। अब देखिए जो हम लोग इसमें चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन हमने कक्षा 11 में 13वां और 14वां चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का यौगिक। तो पहले हम थोड़ा हाइड्रोकार्बन जानते हैं किसे कहते हैं, और फिर हम उनके चैप्टर पे आते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन, नाम से ही आपको पता चलेगा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यौगिक, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। देखिए इसके नाम से हम बता दे रहे हैं, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब समझ रहे हैं कार्बन, किसके, कार्बन। अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ने से जो बनता है वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कि उसमें हाइड्रोकार्बन यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि कार्बन हमारा ये है और हाइड्रोजन ये है। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। लेकिन यदि कार्बन कार्बन जुड़ेगा तो डबल या ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है। अब हाइड्रोकार्बन में केवल क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन का संयुग्मन होगा। ये मुख्यतः 2 प्रकार के पढ़ेंगे। ये हमारा एक होता है जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन, इसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन तथा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, और इसमें क्या पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। जैसे एल्केन पढ़ते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा, जैसे एल्केन मतलब कि एग्जाम्पल में बात करते हैं मेथेन, एथेन, C2। मेथेन का मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ लगी हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मेथेन कहलाएगा। अब इसी प्रकार हमने कहा कार्बन कार्बन के बाद से, तब दो कार्बन है, एक कार्बन ये एक कार्बन है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाते हैं, एथेन कहलाते हैं। ये हमारे संतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो होंगे, एक एल्कीन होगा और एक एल्काइन होगा। एल्कीन और एल्काइन। एल्केन देखो ये हमारा क्या था, एल्केन था, ये एल्कीन है और ये एल्काइन। एल्केन में क्या था कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सॉरी, ठीक है ना, वो सैचुरेटेड कार्बन कहलाते थे। अनसैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं, दो एल्कीन और एल्काइन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे मैं बात कर दूं एग्जाम्पल की एथीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, देखो ये हो गया। अब इसमें बात कर दूं जैसे इथाइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब सिंगल बॉन्ड। एथाइन के बाद ब्यूटाइन, ऐसे ही क्या कर दे, पेंटीन। अब ब्यूटाइन के एक एग्जांपल देख लो कि 4 ब्यूट का मतलब होता है, अभी बताएंगे, 4 कार्बन होता है, 1 2 3 और 4, सिंगल 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 सिंगल, ये हमारे ऐसे संरचना में। अब आयन का मतलब एक कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो इनके तब क्या हो गया, 3 1 4, ये कार्बन का बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और 4 इसका बॉन्ड हो गया, इसके 3 1 4 बॉन्ड हो गए, इसके चारों बॉन्ड हो गए। तो कार्बन की बैलेंसी भी बराबर है और उनके टाइप भी बराबर है। तो अब हम लोग जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक के व्युत्पन्न में कि उसमें क्या जुड़ेगा। ये हाइड्रोकार्बन